ये पेपर हमने आज डिस्कस करना है, अक्टूबर नवंबर 2018 का है। थोड़ा सा ट्रिकी पेपर है बेटा, इसलिए ध्यान से आपने समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन 1 वो ये कह रहा है कि गिव द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2। आप लोगों को बेटा मैंने पहले एक चीज बताई है कि जब भी वो ट्रांजिशन मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आप जल्दबाजी मत करें और पहले एटम की करें। आयरन हैज 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। 3d6 को पहले और 4s2 को बाद में भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी ट्रांजिशन मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट। बेटा 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, बाकी ऐसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। 4s लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4s 0 है आपके पास, 4s आप नहीं लिखेंगे। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इन S22 माइनस आइन। ये बेटा S2 है और इस सारे के ऊपर जो चार्ज है वो 2 माइनस है। वो कह रहा है कि assume that each sulfur atom in the ion has the same oxidation number. What is the oxidation number of sulfur in S22 minus? बेटा ये S2 के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है that is 2 माइनस, ठीक है। इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज आ रहा है वो 2 माइनस आ रहा है। एक पर क्या होगा बेटा 1 माइनस। एक सल्फर पर क्या चार्ज होगा 1 माइनस, इसलिए आपने यहाँ पर सिंपल चार्ज बेटा लिखना है कि चार्ज इज 1 माइनस। अच्छा, अब डिस्क्राइब द मेटालिक बॉन्डिंग इन गोल्ड। बेटा देखिए डायग्राम यहाँ पर उसने नहीं कहा बनाने को, बाद बच्चे यहाँ पर डायग्राम भी बनाते हैं। बनाएंगे डायग्राम तो मार्क्स वगैरह उसको कोई नहीं मिलने, आपको वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है कि मेटल में होता क्या है। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या क्या लिख कर आ जाएंगे, देखें फिर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें गलती क्या। अक्सर बच्चे लिख कर आएंगे पॉजिटिव आइंस हैं एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे आपको ना 1 मार्क मिलेगा बस। 2 मार्क कब मिलेंगे, जब आप बेटा ये बताएंगे कि ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिव आइन है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान, बिटवीन पॉजिटिव आइन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब आप ये लिखेंगे ना तब आपको इस पे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आइन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। कह रहा है कि आयरन पाइराइट इज ऑफन कॉल्ड फूल्स गोल्ड। मतलब वो देखने में गोल्ड लगता है, होता नहीं है, या कम उसमें पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड के इम्प्योर होता है बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। Impure sample of iron pyrite contains small amount of gold. The gold can be obtained from impure iron pyrite. Impure iron pyrite is roasted in oxygen to produce iron 3 oxide and sulfur dioxide. Gold does not react with oxygen क्योंकि gold बेटा बहुत ही least reactive metal है। The sulfur dioxide produced during the roasting would cause environmental consequences if released into the atmosphere. State and explain one of these environmental consequences. बताएं सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब इस प्रोसेस के अंदर बनेगा तो वो environmental consequences क्या होंगे उसके। पहली चीज तो बेटा आप सबको पता है कि जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाएगा तो वो SO3 में जाएगा और SO3 बेटा वाटर से रिएक्शन करके किस में जाता है H2SO4 में। एसिड रेन, पहला मार्क किसका होगा एसिड रेन। it causes the acid rain. अच्छा, अब अगर बाज बच्चों को ये याद नहीं आ रहा कि SO3 SO2 SO3 में कैसे जाता है तो उसका रिएक्शन बेटा सुनिए। SO2 ना ऊपर एटमॉस्फेयर में, SO2 SO3 में कैसे जाएगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर सकता। आपको पता है इसके लिए तो बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ती है, कैटालिस्ट और हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर बेटा एटमॉस्फेयर में SO2 SO3 में कैसे जाता है, तो SO2 रिएक्ट करता है NO2 गैस जो कि एटमॉस्फेयर में होगी। NO2 अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देता है और ये SO3 और NO2 किस में चला जाएगा NO। और फिर NO क्या करता है, ऑक्सीजन से दोबारा रिएक्शन करके क्या बना देता है
NO2 बना देते हैं। आपको याद होगा ये बात मैंने आपको नाइट्रोजन सल्फर में कराई थी, और इसमें आपको बताया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ NO2। रोल ऑफ NO2 इज एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि देखिए दोबारा रीजनरेट हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर में SO2 SO3 में इस रिएक्शन से जाती है, और फिर SO3 वाटर में रिएक्शन करके एसिड रेन कॉज करेगा। बेटा पहली चीज तो आपने बतानी है, इट कॉजेज एसिड रेन। अब एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है बेटा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। आप बताएंगे कि इट लोअर्स द pH, इट लोअर्स द pH ऑफ सॉइल। बेटा सॉइल की जब pH लो कर देगा तो प्लांट की ग्रोथ सही नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा जब पॉन्ड में या रिवर वाटर में बेटा ये एसिड रेन होगी तो इट किल्स द फिश, फिश को बेटा किल करेगी, प्लांट्स को किल करेगी, ठीक है। तो ये आप इसमें से अपनी एक बात बता सकते हैं। अब बेटा एक लाइन यहाँ से सुन लें ताकि आगे फिर आपको आसानी। वो कह रहा है जो इम्प्योर आयरन पायराइड है ना, इसके जब आप रोस्ट करते हैं, रोस्ट का मतलब बर्न कर रहे हैं इन ऑक्सीजन, तो क्या बन रहा है, आयरन 3 ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। आयरन पायराइड को रोस्ट करेंगे ऑक्सीजन में तो आयरन 3 ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये देखेंगे आयरन पायराइड है, इसको ऑक्सीजन बर्न करेंगे तो उसने लिखा हुआ है पीछे क्वेश्चन में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइड। बट दिस इज आयरन पायराइड, इसको रोस्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा Fe2O3, और क्या बनेगा उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है SO2 बनेगा। बैलेंसिंग बस आपने करनी है इसमें बच्चे। बैलेंसिंग बेटा मैंने सुबह 2 बैलेंसिंग में सब बच्चे गलती कर रहे हैं। क्या देखिए सल्फर यहाँ कितने हैं, 2, तो बस वो पीछे नहीं देखते, यहाँ फौरन 2 लगा देते भाई, सल्फर 2 नहीं है, इस 2 के पीछे 4 भी लगा हुआ है, तो सल्फर है 8, तो 8 मोल ऑफ SO2 इज फॉर्म। अब बेटा आप देखें ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं जी, 3 2 6, यहाँ कितने हैं जी 16, प्लस 16 कितने हो गए 22, तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 मोल्स ऑफ O2। बेटा 1 मार्क बैलेंसिंग का है और 1 मार्क किसका है, इसमें प्रोडक्ट लिखने का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें। अच्छा इस क्वेश्चन के लिए ना आपको मैं यहाँ पर फिर ये इक्वेशन लिखता हूँ क्योंकि ये चाहिए होगी आपको। 4FeS2 11O2 2Fe2O3 8SO2। अब बेटा क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे जी के a sample of impure iron pyrite was roasted in oxygen. The composition of the mixture of solid product is shown. अच्छा, जो बेटा सॉलिड प्रोडक्ट इसके बन रहे हैं, जब आपने आयरन पायराइड को बर्न किया ना, तो बर्न करने के बाद जो प्रोडक्ट बने हैं ना बेटा इसके, मतलब आयरन ऑक्साइड बना, SO2 तो निकल गया, और गोल्ड जो बना है, गोल्ड जो कि इक्वेशन में उसने नहीं बताया हुआ क्योंकि इम्प्योर है बेटा, थोड़ा सा है, तो इम्प्योर में तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर वो इक्वेशन में कौन कौन सी चीजों को मेंशन करेंगे, लेकिन उसने यहाँ बॉक्स में आपको बता दिया कि कितना गोल्ड भी बना है साहब। कह रहे कि कैलकुलेट द मास ऑफ FeS2। आप FeS का मास बताएं कि आयरन पायराइड में FeS2 कितना था बेटा। देखें ये बात ज़हन में रहे कि जो आयरन पायराइड है ना, दिस इज इम्प्योर, ये इम्प्योर है। क्यों, उसने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है कि आयरन पायराइड जो है इसमें गोल्ड भी है, आयरन पायराइड में क्या है, गोल्ड भी है, और बेटा आयरन पायराइड के अंदर ये इम्प्योर है, मतलब इसमें 2 चीजें हैं, एक इसमें गोल्ड है और एक इसमें FeS2 है, ठीक है, 2 चीजें इसमें आयरन पायराइड। वो कह रहा है ये बताएं कि जो आयरन पायराइड इम्प्योर है, मतलब जिसमें 2 चीजें हैं, एक गोल्ड है और एक इसमें FeS2 है, आपने ये बताना है कि इस आयरन पायराइड में FeS2 कितना है, गोल्ड को निकाल कर बताएं FeS2 कितना है। Assume that all FeS2 was converted into Fe2O3 during the roasting process. but आपने mass of FeS2 बताना। जरा देखिए आपको FeS2 के बारे में कोई चीज पता भी है या नहीं पता, यहाँ पर ना उसका मैस पता है, ना उसके मोल, मैस तो बताना है, ना उसके मोल्स पता है, तो आप FeS2 से डायरेक्ट वर्किंग नहीं कर सकते भाई। किसी और को देखते हैं, आयरन ऑक्साइड को देखते हैं। आयरन ऑक्साइड के बारे में देखिए, आपने FeS2 के बारे में पता चलाना है, लेकिन आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है ना ताकि FeS का मैस निकाल सके।
तो इंफॉर्मेशन तो आपके पास है Fe2O3 की, कैसे इसका मैस गिवन है, कितना Fe2O3 बना ये पता है, और Fe2O3 के आपको MRP उसने बताया हुआ है। तो अब आप देखिए मोल्स ऑफ FeS2, मैस कितना है 33.18, MR कितना है 159.6। बड़ा आपने यहाँ पर इसका MR निकालना है। पहले MR जब निकालेंगे तो 0.2079, 4 सिग्निफिकेंट फिगर मैं बेटा यहाँ पर ले रहा हूँ, क्योंकि उसने इस एक के अलावा बाकी जितने भी बेटा दिए हुए हैं, सॉरी बेटा ये Fe2O3 के हैं, दिस इज Fe2O3, सॉरी बेटा ये Fe2O3 है, राइट, हम इसका कर रहे हैं ना भाई। तो अब बेटा FeS2 नहीं है, ये Fe2O3 है, इसके मोल्स आ गए। अब आपको रेशियो मेथड से FeS2 के मोल निकाल लेंगे। जरा देखें FeS2 और Fe2O3 में मोलर रेशियो क्या है, 2:4 है। अगर इसके 2 मोल होंगे, इसके 4 होंगे, तो Fe2O3 के अगर 2 मोल होंगे तो FeS2 के 4 होंगे। Fe2O3 के अगर 0.2079 है तो FeS2 के x होंगे, तो यहाँ से x निकालें, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0.2079 डिवाइडेड बाय 2। बेटा मोल्स आ जाएंगे आपके पास, कैलकुलेट करते हैं। 4 टाइम्स 0.2079 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.4158। अब बेटा इन मोल्स को ना मैथ्स में लेके जाना, मोल्स कितने आए हैं 0.4158। मैथ्स आपको निकालना है MR ऑफ FeS2। हम FeS2 के बारे में बात कर रहे हैं, दिस x इज FeS2 ना, तो 120 है भाई। इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दे 120 से तो 49.89, फिर आपके पास मैथ्स आ रहा है 49.89 ग्राम्स। ठीक है जी, ये मैथ्स FeS2 का है। अच्छा आपको एक और बात बताऊं कि जब ये रिएक्शन हुआ ना बेटा, तो आपको अच्छा इसके अंदर ना उसने बेटा ये भी बता दिया कि गोल्ड का कितना मैस है, वो उसने बताया हुआ है। गोल्ड का मैस उसने बताया मैंने 0.37 कि गोल्ड कितना था इसमें, क्योंकि गोल्ड ने रिएक्शन तो नहीं करना, तो जब आपने इसको रोस्ट किया तो गोल्ड अलग हो गया, लेकिन गोल्ड का मैस नहीं बना। और आपको ये पता है कि आयरन पायराइड जो है ये 2 चीजों का मैस है भाई, इसमें गोल्ड है और एक इसमें FeS2 है। अब मैं आपको टोटल मैस बताऊं जरा कितना है इसका। टोटल मैस ऑफ आयरन पायराइड, क्योंकि आपको बेटा पता होना चाहिए आयरन पायराइड में 2 चीजें, एक गोल्ड है और एक इसमें FeS2 है। तो FeS2 का मैस आप निकाल चुके हैं, दैट इज 49.89। गोल्ड का मैस आपको बताया हुआ है 0.37। बेटा आप इसको सम करें, आपके पास टोटल मैस आ जाएगा आयरन पायराइड का टोटल मैस कितना है। मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगी, मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ूंगा। 49.89 प्लस 0.37, 50.26। देखिए वो ये कह रहा है यूज योर आंसर टू 3, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ गोल्ड इन दिस सैंपल। आपने बताना है इसमें गोल्ड की परसेंटेज क्या है और आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो परसेंटेज ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है AU। गोल्ड का मैस कितना है भाई 0.37, गोल्ड के मैस को ऊपर रखें, टोटल मैस बेटा नीचे रखें, इनटू 100 करें, आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है 0.74। ये बड़ा क्वेश्चन आपने इस तरीके से करना था। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, जब गोल्ड की परसेंटेज निकालते हैं तो 0.37 तो गोल्ड का उनको मैस नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 49.89 करते हैं, इसमें गोल्ड का मैस फर्दर ऐड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट। 2 मार्क्स हैं, एक बताएं नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड,
दूसरा बताएं, नॉन पोलर है, पोल्स नहीं है। जब जितना मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है उतना बेटा मॉलिक्यूल लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड है, नॉन पोलर है, इसलिए अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बेटा बनानी है, ओ लेवल से बनाते आ रहे हैं, इसलिए इसमें टाइम नहीं जाया करेंगे। ऐसे बनेंगे, ठीक है, 5-5 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर इन एयर। आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पर ना बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होता एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वो भी नॉन पोलर, तो रिएक्टिविटी नहीं है। लेकिन जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है तो रिएक्शन हो जाता है। एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन ऑफ N2NO2 अकर ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्ट्राइक। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बेटा एक चीज बताई थी कि जब भी वो एग्जामिनर आपसे पूछा ना ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो आप बताएं इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई। अब यहाँ कह रहे हैं रिएक्शन क्यों हो गया है, लाइटनिंग की वजह से रिएक्शन क्यों हो गया है, तो आप बताएंगे लाइटनिंग प्रोवाइड्स द हाई एक्टिवेशन एनर्जी। लाइटनिंग ने क्या किया भाई, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की है, ठीक है। लाइटनिंग ने एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की है। देखिए ये दोनों ऑपोजिट बातें ना, एक रिएक्शन नहीं हो रहा तो आप बताएंगे इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी। एक रिएक्शन हो गया है तो आप बताएंगे कि इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों हो गया है? क्योंकि लाइटनिंग ने यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू इक्वेशंस टू सजेस्ट हाउ NO फॉर्म बनता कैसे है, रिएक्ट फर्दर टू क्रिएट नाइट्रिक एसिड। बेटा आपने पहले तो NO की फॉर्मेशन बतानी है, NO हाउ NO फॉर्म। मैं 3 इक्वेशन लिखूंगा बेटा, उसमें 2 बताएंगे लेकिन मैं 3 लिखूंगा। पहले आप बताएं ये NO बना, दूसरी इक्वेशन में आप बताएंगे ये NO प्लस हाफ O2 इट गिव्स NO2। देखिए ना NO में दोबारा ऑक्सीजन ऐड हुई तो क्या बन गया, NO2। तीसरी इक्वेशन NO2 जो है इसमें वाटर डलेगा तो इसे बेटा हाफ मोल ऑक्सीजन डलेगा, ये तो क्या बनेगा HNO3। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 कर दे, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर दे। ये बेटा आपने इक्वेशन लिखी है और ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला मैंने आपको करवा दिया था ना कल या पिछली क्लास में, तो वहां पर आपको वो भी पता चल गया है। और यहाँ पर बेटा देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ज्यादा लर्निंग आप पास पेपर करके करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि सिलेबस में तो बिल्कुल लिमिटेड सा लिखा हुआ है, ज्यादा लर्निंग यहाँ पर पास पेपर से हो, तो आप ये चीजें याद करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट, वैसे क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया होगा, एसिड रेन दोनों मेथड से बनाई हुई। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं, यूट्रॉफिकेशन। आपको याद होगा बेटा मैंने ग्रुप में यूट्रॉफिकेशन का आपको 3-4 जो है ना बुलेट पॉइंट्स सेंड किए थे, उसमें आपको बताया था कि यूट्रॉफिकेशन क्या होती है। यहाँ जरा इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, याद रखिएगा नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स आर वाटर सॉल्युबल। नाइट्रेट फर्टिलाइजर वाटर में बहुत ही अच्छा डिसॉल्व होते हैं। कह रहे नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, अगर इनको आप बहुत ज्यादा बेटा यूज करेंगे तो causes a reduction in animal and plant life in natural water supplies. How uncontrolled use of nitrate fertilizer can cause this problem? मेरा पहले मैं आपको जुबानी बता दूं क्या हमने ये पढ़ा था कि अगर नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। नाइट्रेट कहते हैं NO3- को, आपने ओ लेवल में ये कांसेप्ट पढ़ा है, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स आर वाटर सॉल्युबल। जब ये नाइट्रेट्स वाटर में जाएंगे, वाटर बॉडीज में, तो इट प्रोमोट्स दी एल्गल ग्रोथ या एल्गी की ग्रोथ पे प्रोमोट करते हैं। तो पहला पॉइंट आपने लिखना है कि नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, सो इट प्रोमोट्स दी एल्गल ग्रोथ इन वाटर बॉडीज। अच्छा बेटा जब एल्गी की ग्रोथ होती है ना तो वाटर की जो सरफेस है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ग्रीन कलर की, आपने देखा जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट। वो जो लेयर आ जाएगी वो क्या करेगी, दैट लेयर विल ब्लॉक द सनलाइट। तो बेटा सनलाइट को ब्लॉक करेगी, ब्लॉक्स द सनलाइट। और जब सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, प्लांट्स आर अनएबल
to carry out the photosynthesis, and plants cannot do the photosynthesis, बट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ठीक है। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होंगी बेटा तो फिर आप बताएंगे अच्छा प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं ना, तो क्या होगा, ड्रॉप जो ऑक्सीजन लेवल है या जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो ड्रॉप हो जाएगी, एंड concentration of oxygen will drop, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी तो जो अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी डेथ शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो बेटा कि जो ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है उसकी एक रीजन ये भी होती है कि जो एलजी होता है ना, एलजी, जब बैक्टीरिया उस एलजी को डिकम्पोज करते हैं तो एलजी नीड्स ऑक्सीजन, तो बैक्टीरिया नीड्स ऑक्सीजन to decompose the algae. तो जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, बैक्टीरिया यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम डिसॉल्व्ड वाटर। बैक्टीरिया जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है इन वाटर उसको यूज करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल कम होने की दो रीजन हैं, फिर सुनिएगा। एक रीजन कम होने की ये है ऑक्सीजन लेवल कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे क्योंकि ऊपर सनलाइट ब्लॉक होगी। दूसरी रीजन ऑक्सीजन कम होने की ये है कि जो बैक्टीरिया एलजी को डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है, फ्रॉम दी वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व हुई थी, ठीक है बेटा, आपने लिखना है। नेक्स्ट देखें, और इस सारे प्रोसेस का नाम है यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट देखें, some soil have compound such as ammonium nitrate, calcium carbonate and calcium hydroxide added to them. Suggest why calcium hydroxide is added to soil. But calcium hydroxide is a base. तो अगर आप कोई बेस सॉइल में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है you want to increase the pH, आप सॉइल के pH बढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों आप ऐड करेंगे, to increase the pH of soil. अच्छा आगे चले। When calcium hydroxide react with compound containing ammonia, a gas is produced. मैं आपको पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ, ये मैं आपको बता दूं कहाँ से वो क्वेश्चन पूछा। आपको याद होगा मैंने जब आपको नाइट्रोजन सल्फर कराया था तो वहां मैंने आपको लेबोरेटरी मेथड कराया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अगर आपको याद हो, लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, उसमें मैंने आपको ये रिएक्शन करवाया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दोनों सॉलिड स्टेट में लिए थे, स्पेशली बताया था। और क्या होगा जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कैल्शियम इस अमोनियम को रिप्लेस करेगा, कैल्शियम क्लोराइड 2 मोल्स अमोनिया बनेंगे और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है जी, 2H2O। तो अब देखिए वो ये कह रहा है गैस कौन सी बनेगी, तो आपने लिखना था अमोनिया गैस। कौन सी गैस बनेगी, अमोनिया गैस। Why the reaction occurs? State the identity of this gas and explain why the reaction occurs. रिएक्शन क्यों हुआ है बेटा, ये रिएक्शन कैसे हुआ है? इस रिएक्शन में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हुई है, कैल्शियम आयन जो है वो बेटा डिस्प्लेस कर रहा है किसको, अमोनियम आयन। वैसे मेरा ये ख्याल है बेटा कि अगर आप इसमें ये लिखेंगे ना कि दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन, दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि अमोनियम आयन बेटा एक यहाँ पर अमोनियम आयन यहाँ पर एक एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि अमोनियम हैज द एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन and OH has the ability to accept the proton, but still this is displacement reaction. तो आप बता सकते हैं कि this is the displacement reaction, ठीक है। आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट ही होते हैं ना, एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस H2SO4 तो कैल्शियम क्या करेगा भाई, इस H को रिप्लेस नहीं करता और कैल्शियम सल्फेट बना देता है और साथ में वाटर बनता है, बेसिकली है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, another fertilizer, calcium ammonium nitrate is formed when solid calcium carbonate is added to a mixture of ammonium nitrate, NH4, NO3 and dilute nitric acid. अब बेटा देखें, आपने ना किया क्या है कि इस एसिड के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, सॉलिड उसने बताया हुआ है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट। तो
कार्बोनेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट्स की नेचर क्या होती है? कार्बोनेट्स आर बेसिक, राइट? कार्बोनेट्स क्या होते हैं बेटा? बेसिक होते हैं। ये एसिड है, तो क्या एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो आपने रिएक्शन नहीं बताना बेटा, आपने ऑब्जर्वेशन बताना। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड डालेंगे एसिड में, तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा? करेगा। इट मींस कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। अगर रिएक्शन कर रहे हो तो पहले डिसॉल्व होना पड़ेगा। और क्या कार्बोनेट के अंदर बेटा जब भी आप एसिड डालते हैं तो क्या कार्बोनेट से गैस रिलीज होती है? बिल्कुल होती है। आपने दो ऑब्जर्वेशन बतानी। पहली ऑब्जर्वेशन के कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड है डिसॉल्व हो जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आप जब एसिड डाल रहे हैं तो फिजिंग होगी बेटा, क्योंकि गैस रिलीज हो रही है। अच्छा, अक्सर बच्चे लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। भाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ऑब्जर्वेशन। आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो नजर नहीं आ रही, आपको फिजिंग बबल नजर आ रहा है, तो फिजिंग लिखे, बबल लिखे या एफर्विसेंस लिखे। नेक्स्ट कैल्शियम नाइट्रेट की इक्वेशन बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है। इसको डिकम्पोज करेंगे, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन गैस एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक नंबर की है तो स्टेट सिंबल्स डालना लाजमी नहीं है। अगर 2 मार्क्स होते तो स्टेट सिंबल्स भी डालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे हैं कि जो ट्राई क्लोरोमीथेन is a colorless liquid with a high vapor pressure. What is meant by term high vapor pressure? अब मैं आपको थोड़ा वेपर प्रेशर का फिर बताता हूँ बेटा, और फिर हाई का मतलब यहाँ पर अलग से सीखना है हमने। ठीक है बेटा, ये बात याद रखें कि आपको लिक्विड्स के अंदर जो डेफिनेशन आएगी या तो वो वेपर प्रेशर या हाई वेपर प्रेशर। तो हाई वेपर प्रेशर आज आप सीख लेंगे क्या होता है ना। वेपर प्रेशर तो मैंने आपको ये बताया था कि लिक्विड के अंदर बास मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और वो वेपर्स में चले जाते हैं, ये चले गए। लेकिन वेपर्स में जाने के बाद कुछ द्वारा बेटा कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि कोलिजन में उनकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, मतलब एक अगर लिक्विड वेपर्स में जा रहा है तो एक वेपर किस में जा रहा है? दोबारा लिक्विफाई भी हो रहा है, और कुछ वेपर्स बने हुए हैं कांस्टेंट। ठीक है बेटा, और मैंने आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ये बताई थी। मैं भी हाई की बात नहीं कर रहा, वेपर प्रेशर वो ये बताई थी, द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों? कि रेट ऑफ एवापोरेशन जो वेपर्स बन रहे हैं और रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल। तो एट इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड लिक्विड, द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid या with the wall of container, ये भी लिख सकते हैं। ये तो थी वेपर प्रेशर। हाई वेपर प्रेशर, जरा सोचें, हाई वेपर प्रेशर का क्या मतलब है कि क्या मोर वेपर्स होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड? हाई वेपर प्रेशर मीन कि नाउ देयर आर मोर वेपर्स एज कंपेयर टू लिक्विड। बेटा हाई की सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर। ग्रेटर प्रोपोर्शन, मैं ये मार्क्स की वाली बेटा वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ गैस या ऑफ वेपर पार्टिकल्स एज कंपेयर टू लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, ये बेटा आपने हाई का मतलब बता दिया, और फिर आपने बेटा आगे वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बता दी। ठीक है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ये मैं लिख चुका हूँ। एट इक्विलिब्रियम between the gas and liquid, pressure exerted by the vapors on the surface of liquid. But और आगे बताना है कि in high vapor pressure there is a greater proportion of vapor particles. In high vapor pressure there is a greater proportion of vapor particles as compared to liquid particles. पहले vapor pressure की definition बताएं, ये बताने के बाद फिर उसको बताएं कि at high vapor pressure there is a greater proportion of vapor particles. अब the next question is related to Hess cycle. बहुत अच्छा हो गया Hess cycle नहीं किया आपने, चल बेटा इसको करते हैं। यहाँ पर आपने एक एनर्जी चेंज फाइंड आउट करना है बेटा इस रिएक्शन के लिए। जो उसने रिवर्सिबल बनाया हुआ है, आप इस रिवर्सिबल के एरो को हटाकर फॉरवर्ड ले जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, CHCl3 2HF CHClF2 2HCl। आपको एक बात बड़े शुरू से बताइए कि जब भी गिवन डाटा में फॉर्मेशन गिवन हो ना, तो नीचे वाले बॉक्स में एलिमेंट्स लिखकर तमाम एरोज ऊपर ड्रॉ कर दें। ये बात आपको मैंने बताई हुई है कि जब भी गिवन डाटा में क्या हो, फॉर्मेशन हो, तो नीचे वाले बॉक्स में कॉर्नर में आप एलिमेंट्स लिखें और तमाम एरोज ऊपर। फॉर एग्जांपल इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, CHCl3 क्या चीज गिवन है इसकी, डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होता है कि 1 मोल कंपाउंड बेटा आपने बनाना है, 1 मोल कंपाउंड आपने CHCl3 बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और क्लोरीन चाहिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट ना। तो इस CHCl3 के एलिमेंट लिखे, कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन। नीचे एलिमेंट्स को बैलेंस करना लाजमी नहीं है, एरो ऊपर ले जाए बेटा। कितने मोल बन रहा है, 1 मोल, ये भी 1 मोल के लिए, तो -103.2। दूसरा बता रहा है बेटा यहाँ पर HF का, हम देख लेते हैं HF। 1 मोल HF जब बनेगा ना, नीचे हाइड्रोजन भी है फ्लोरीन के लिए बेटा, आप इस तरह लिखेंगे 1 मोल HF बनेगा तो -273। यहाँ कितने मोल बन रहा है, 2, तो 2 इंटू -273.3। बेटा 2 इंटू -273.3। फिर बेटा CHClF2 -482.2, इसको ऐसे बेटा ऊपर ले जाए क्योंकि नीचे एलिमेंट्स है ना बेटा, ये ऊपर कंपाउंड बना रहे हैं और 1 मोल है तो -482.2। और HCl के लिए कितना बन रहा है, 2 मोल है तो 2 टाइम्स -92.3। ये करने के बाद आपने देखना स्टार्टिंग पॉइंट जहां से तमाम एरोज स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन सा कॉर्नर है, जहां से तमाम एरो स्टार्ट हो रहे हैं तो वो कॉर्नर नंबर 3 है। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। बड़ा फाइनल कौन सा, ये फाइनल। स्टार्टिंग से फाइनल तक जाने के लिए एक ये बेटा पाथ और एक ये पाथ, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे बेटा, आपको हेस साइकिल पता है, हेस लॉ के फर्स्ट रूट की जो एनर्जी चेंज है सेकंड रूट की एनर्जी चेंज के इक्वल आएगी। ये सपोज कर लें इसको फर्स्ट रूट कहते हैं, इसको आप सेकंड रूट कहते हैं। फर्स्ट रूट में क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है और ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसको लिखिए बेटा, ये -103.2, इनको ऐड करना है सारा, ठीक है, सबको ऐड करेंगे प्लस 2 इंटू -273.3 प्लस डेल्टा H नॉट ऑफ R इज इक्वल टू, सेकंड रूट में बेटा क्या आ रहा है देखिए, ये आ रहा है, ये आ रहा है -482.2 और उसको प्लस करके 2 इंटू -92.3। बड़े इसको आप सॉल्व कर लें, यू आपको डेल्टा H नॉट ऑफ R निकालना है तो आप इसको खुद कीजिएगा आगे, तो आपके पास आंसर आना चाहिए -17.0। ये बेटा आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के कि इसमें बच्चे बहुत मार्क्स लूज करते हैं जो भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। The reaction in 2 is carried out using a heterogeneous catalyst. Explain fully the meaning of the term heterogeneous and catalyst. देखिए बेटा, आपको पहले भी बताया था, फिर सुन लें। इस तरह ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट है वो कौन सा है, आयरन है, और जो आपके रिएक्टेंट है वो गैसेज है। बेटा आप देखें कि जो आपका रिएक्टेंट है और जो आपका कैटलिस्ट है उसकी फेज, उसकी स्टेट सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। आयरन इज सॉलिड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज अ गैस। तो अब आप ये यहाँ पर बताएंगे कि अगर कैटलिस्ट की फेज डिफरेंट हो, कैटलिस्ट की फेज डिफरेंट हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। तो आप यहाँ बताएंगे कैटलिस्ट एज डिफरेंट या कैटलिस्ट इन अ डिफरेंट फेज, हैज आप लगाएं जब स्टेट का वर्ड यूज कर रहे हो, तो कैटलिस्ट इन अ डिफरेंट फेज एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। और कैटलिस्ट का बेटा आपने क्या वो कह रहा है कि एक्सप्लेन फुली
द मीनिंग। अब आपको कैटलिस्ट को फुली एक्सप्लेन करना है। एक तो आप बताएंगे कि कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ कि दूसरा क्या होना चाहिए, लेकिन पहला पॉइंट तो ये है कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं फुली एक्सप्लेन करना है। अभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, इसका एक, इसका एक। अब बाज बच्चे यहाँ पता क्या लिखेंगे कि कैटलिस्ट क्रिएट्स अ न्यू पाथ हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो बेटा आप उस वक्त लिखते जब वो कहता है कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है, कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है, तब आप बताएंगे कि कैटलिस्ट क्रिएट्स अ न्यू पाथ हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। वो तो आपसे कैटलिस्ट का मीनिंग पूछ रहा है बस, आप बेटा मीनिंग ये बताते हैं फिर कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बेटा, यूज नहीं होता, ये पार्टिसिपेट तो करेगा, यूज नहीं होगा। आपने बताना है कि कैटलिस्ट डज नॉट यूज इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको एग्जांपल ये देता हूं, आपने रिएक्शन के स्टार्ट में ना बेटा जितना कैटलिस्ट डाला होगा सपोज 5 ग्राम, तो रिएक्शन के एंड पे भी उतना ही मिलेगा। रिमेन अनचेंज कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं रिमेन अनचेंज। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोगों को बड़ा तंग करेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये अक्सर बच्चों से नहीं होते। CHClF2 was used as an alternative to chlorofluorocarbon. CHClF2 should no longer be used because it was found to contribute to the enhanced greenhouse effect. फिर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का बताना है, ठीक है, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इनहांस। इनहांस का मतलब है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या जो अभी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो ज्यादा बढ़ गया, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब बताना है आपको, तो मतलब क्या है जी इसका। तो आप इसका बेटा मतलब ये बताएंगे कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, इंक्रीज in the temperature of earth surface, कि जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ बेटा, इसका क्या होता है। क्या, वेट, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है, वेट मैं कर रहा हूँ बेटा। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में होता ये है कि यहाँ पर ना बेटा ये आपकी अर्थ है सपोज, और ऊपर अल्लाह ताला ने एक ओजोन की ना बेटा लेयर बनाई हुई है ऐसे O3। तो होता ये बेटा कि जो सन से रेडिएशन आ रही होती है ना, ये सनलाइट है, यहाँ से जो रेडिएशन आ रही है अभी वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, इस ओजोन लेयर को क्रॉस कर जाती है। लेकिन कुछ जो बहुत डेंजरस हैं, यूवी लाइट जो बहुत डेंजरस है हमारे लिए, कैंसर कॉजिंग है, वो तो यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, अर्थ तक नहीं पहुंचने देगा। लेकिन जो मैक्सिमम लाइट है वो 5 यहाँ इसको क्रॉस कर लेती है। ओजोन जो हमारे लिए बेटा जो डेंजरस रेज है हमारे लिए, जो कैंसर कॉजिंग है, ओजोन उन लेयर्स उन रेस को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ओजोन का काम यह है इसने फिल्ट्रेशन करना है, जो हार्मफुल रेज है उनको फिल्टर करेगी, जो हमारे लिए नुकसानदेह उनको नीचे नहीं आने देगी, उनको ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो ये बेटा सनलाइट आई, कुछ सनलाइट का कुछ पार्ट ओजोन ने एब्जॉर्ब किया, फिर इसने जमीन से हिट किया तो कुछ हिस्सा जमीन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बेटा रेज है ना, ये बहुत लीस्ट एनर्जेटिक, ठीक है। अब ये इस ओजोन लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। होता ये बेटा, अब ग्रीन हाउस समझे क्या है कि ये जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से जितनी भी गैसेस रिलीज हो रही है, मैक्सिमम आपको जो याद है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस है बेटा, लेकिन उसमें ये भी ऐड कर लेंगे जो आपके पास CHClF2 है, ये भी बेटा ग्रीन हाउस गैस आप इसको कहेंगे कि ये क्या करती है, ये गैसेस जो है हीट एब्जॉर्ब करती हैं। ये जो बेटा आप गैसेस रिलीज कर रहे हैं ना फॉसिल फ्यूल को बर्न करके, वो इसी एटमॉस्फेयर में है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन,
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो मीथेन है, ये इन रेडिएशन को जो सनलाइट से आ रही थी इनको एब्जॉर्ब करती है, और जब गैसेस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यूनिवर्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है बेटा। जितनी गैसेस कम होंगी ना बेटा, देखिए जितनी गैसेस कम होंगी तो हीट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, तो आपके यूनिवर्स का टेम्परेचर कम रहेगा। लेकिन गैसेस के यही रीजन, आप किसी फैक्ट्री के इर्द गिर्द जरा चक्कर लगाएं तो आपको वहां बड़ी गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि वहां से बेटा गैसेस रिलीज हो रही है जो हीट एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट? इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अब एक्सप्लेन करना है आपने हाउ CH_ClF2 में कंट्रीब्यूट टू दिस इफेक्ट, कि CH_ClF2 कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या टेम्परेचर जो है यूनिवर्स का बढ़ा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन टेम्परेचर कैसे बढ़ा रहा है CH_ClF2? तो आप बताएंगे इट ट्रैप्स या इट एब्जॉर्ब्स द हीट। CH_Cl2 भी क्या करता है बेटा? कौन सी गैस बेटा हीट को एब्जॉर्ब करती है? वो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है बेटा, तो पहले तो आप बताएंगे कि इट एब्जॉर्ब्स द हीट। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो बेटा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी ना। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। बेटा ये दो पॉइंट्स फिर देखें आपने कैसे याद रखें। पहले तो उसने कहा ना आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब बताएं, तो वो तो आप याद कर लें कि जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, दैट इज द ग्रीन हाउस गैस। क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, एक्सप्लेन हाउ, कैसे हो रहा है? तो आप बताएंगे कि जो CH_Cl2 है ये बेटा हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई आपको मैं एग्जांपल दे चुका हूँ कि किसी भी फैक्ट्री के आप इर्द गिर्द चक्कर लगाएं तो आपको गर्मी क्यों फील होती है? क्योंकि वहां जो गैसेस हैं वो हीट को कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रही होती है। अच्छा आगे देखें, सजेस्ट अनदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ दिस। अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, इसमें सबसे वीकर बॉन्ड कौन सा है? इसमें जो सबसे वीकर बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड। ये जैसे ही बेटा गैस रिलीज होती है ना और एटमॉस्फेयर में आती है तो क्या होगा? सनलाइट या यूवी लाइट इसके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। जब भी यूवी लाइट बेटा बॉन्ड ब्रेक करती है ना हेलोजन एल्केन, तो फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। तो क्या बनेंगे? इससे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। बेटा आपके सिलेबस में ये रिएक्शन नहीं है, लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ना Cl डॉट, ये क्या करते हैं? इट डैमेजेस द ओजोन लेयर। ये बेटा ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करके ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। और जब आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में होल हो गया, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो बेटा वो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इसी वजह से है कि जितने ज्यादा आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो सनलाइट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करेगा, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, और ये फ्री रेडिकल्स ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो इट कॉजेज दी ओजोन डिप्लीशन। ये CH_ClF2 क्या करता है? इट कॉजेज दी ओजोन डिप्लीशन। और आपने सुना होगा ना ओजोन लेयर में होल हुआ है, उसकी रीजन यही है कि वहां पर जो Cl डॉट है उन्होंने ओजोन के साथ रिएक्शन किया। रिएक्शन कैसे होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा अब आपने इसको याद रखना है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें याद रखिएगा क्योंकि ये लाजमी पूछेगा बेटा एग्जाम में, आपसे दोबारा पूछेगा। मैं भी आपको बता रहा हूँ इसके पूछने के चांसेस मैक्सिमम है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हाई वेपर प्रेशर क्या होता है जी, हाई वेपर प्रेशर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और गैसेस कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती हैं। तो आप बताएंगे गैसेस एब्जॉर्ब करती है हीट को और फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और कौन सी गैस है जो ओजोन डिप्लीशन करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा आइमा इसको याद करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सिलेबस से निकल जाने के बावजूद वो दोबारा पूछ लेता है, तो इसलिए मैं यहाँ इस पे ज्यादा जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि इसको आप स्किप नहीं करेंगे, इसको याद करेंगे। अच्छा बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें आपके पास CH_ClF2 is also used to produce the monomer tetrafluoroethene. This monomer can be used to produce polytetrafluoroethene. polytetrafluoroethene, ये C2F4 बेटा ऐसी है, देखिए this is C2F4. State the type of polymerization that occur during the production of polytetrafluoroethene. बेटा ये कौन सी पोलीमराइजेशन करेगा? एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो एडिशनल पोलीमराइजेशन, एडिशन पोलीमराइजेशन। अच्छा ड्रॉ द रिपीट यूनिट। बेटा इसका क्या रिपीटिंग यूनिट है? सिर्फ आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को खत्म कर दें,
ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन सुने बेटा, सजेस्ट व्हाई polytetrafluoroethene is used as a coating for cooking pans. कुकिंग पैंस में ना आप देखते हैं कि एक कोटिंग की होती है जिसको आप कहते हैं नॉन स्टिक है, एक कोटिंग करते हैं ना वो, ताकि आपका खाना चिपके मत उस पे, जो भी चीज आप कुक कर रहे हैं। कह रहा है कि इसकी क्यों कुकिंग आप कोटिंग करते हैं, इस पॉलीमर की। इस पॉलीमर में ऐसा क्या है, देखें कुकिंग पैन के बारे में याद रखिए कि कुकिंग पैन ने 24 घंटे हीट के ऊपर रहना है, उसको आप हीट करेंगे, तो कोई अगर वहां पर आप ऐसे कंपाउंड की कोटिंग करें जो कि फौरन ही टूट जाए तो फायदा ही नहीं है। तो इसकी क्यों करते हैं, रीजन बताएं कि ये जो मॉलिक्यूल है बेटा ये रिएक्टिव नहीं है, इनर्ट है। क्यों? ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ कितनी स्मॉल है, तो मॉलिक्यूल ये क्या बना रहा है, अनरिएक्टिव बना रहा है। तो ड्यू टू दी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन carbon and fluorine, it is inert, और इनर्ट होने की वजह से बेटा आप इसको कुकिंग पैन की कोटिंग के लिए यूज करते हैं। अब आगे देखें बेटा, वेस्ट डिस्पोजल कैन कॉज लिटर प्रॉब्लम। ठीक है, आप जहां भी बेटा गन डालेंगे ना वहां पर इकट्ठा करेंगे डिस्पोज करने के लिए, तो वहां प्रॉब्लम तो हो जाएगा। अब कह रहा है कि स्ट्रेट टू अदर डिफिकल्टीज, एक तो लिटर प्रॉब्लम है, आपने वेस्ट एक जगह इकट्ठा किया तो गंद आपको नजर तो आ रहा है। कह रहे अदर डिफिकल्टीज बताएं, स्टेट टू अदर डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द डिस्पोजल ऑफ PTFE। बेटा देखें, अब जो नए पॉलीमर, ये बात मेरी बड़े गौर से सुनिएगा, अब जो नए पॉलीमर्स है ना उसमें आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे आप पॉलीमर्स बना रहे हैं जिसमें एस्टर्स हैं। क्यों? जो बेटा ऐसे पॉलीमर्स जो पोलर हैं, जो क्या हैं, पोलर हैं, और उनमें एस्टर आ रहा है इस तरीके के एस्टर वाले जो हैं, जो एस्टर वाले बेटा पॉलीमर है एस्टर वाले, उनको तो बड़े आसानी से आप आसानी से नहीं, लेकिन उनको डिकम्पोज या वो बायोडिग्रेडेबल, पोलर होने की वजह से वो रिएक्टिव है ना। लेकिन जिस तरह पॉलीथीन है बेटा, पॉलीथीन तो आपको पता है वो बायोडिग्रेडेबल, जो शॉपिंग बैग है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि पोलर तो ये भी है भाई, कि ये क्यों बायोडिग्रेडेबल नहीं है बेटा? ये इसलिए नहीं है कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसको जो बैक्टीरियाज हैं वो डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि स्टेट the two other difficulties associated with the disposal of PTF। बेटा पहला प्रॉब्लम तो ये है कि आप इसको जहां भी डिस्पोज करेंगे ये खुद ब खुद टूटेगा नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपने ये गन एक जगह रखा तो वो 1 महीने के बाद भी वहीं पड़ा होगा, वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कि आपने एक जगह कूड़ा फेंका है, उसमें अगर PTFE है तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कहते हैं हम इसको आग लगा देते हैं ताकि खत्म तो होना, कूड़ा खत्म हो जाए, आग लगाएंगे तो क्या होगा, कार्बन की बेटा इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, तो टॉक्सिक गैसेस विल प्रोड्यूस, टॉक्सिक गैसेस विल प्रोड्यूस ऑन बर्निंग। और वो कौन सी है, एक का नाम लाजिम बताइएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है बेटा हम आज की क्लास में नहीं आगे भी कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा रह गया कर लेते हैं। ये बच्चों ने नमाज पढ़नी है बेटा, वो नमाज की ब्रेक ले लें, मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड इज शोन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सुन के जाइएगा। वैसे इस ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर ना 2 फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, एक कार्बोक्सिलिक है और एक प्राइमरी अल्कोहल। आपने बताना है जी कहां पर रिएक्शन होगा, कहां पर नहीं होगा, और जहां पर होगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा जी इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ऑब्जर्वेशन विद ग्लाइकोलिक एसिड कैसे होगा बेटा, मैं कल भी बता चुका हूं, फिर आज बता रहा हूं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इनके साथ सोडियम कार्बोनेट का कैसे रिएक्शन होता है, ये Na2CO3 है, वो समटाइम कहते हैं ना कंप्लीट इक्वेशन लिखें, फिर आपको आनी चाहिए कि ये जो मेटल है ना ये इस H को रिप्लेस करता है। 2 सोडियम है बेटा, 2 कर दें, यहाँ भी 2 कर दें, अब क्या बनेगा, CO2 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, ये रिएक्शन। तो क्या फिजिंग हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है। तो बेटा सोडियम कार्बोनेट ऑब्जर्वेशन विद ग्लाइकोलिक एसिड, तो आप इसमें ऑब्जर्वेशन ये बताएं बेटा कि क्या हो रही है, फिजिंग हो रही है या एफेर्विसेंस हो रही है। कोई बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड मत लिखिए, दैट इज नॉट ऑब्जर्वेशन,
Does a reaction occur? जाहिर बात है रिएक्शन हो रहा है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है? तो आपने लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, स्लैश डालकर COOH भी लिख दें, बट अगर आपको कंफर्म हो तो दोनों लिख दिया करें, ठीक है। 2,4-DNPH, क्या 2,4-DNPH से रिएक्शन करेगा? नहीं बेटा, 2,4-DNPH से रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन करते हैं बस। तो नो चेंज बेटा, यहाँ खाली मत छोड़ के आइए, लिखिएगा कि नो ग्रुप, नो फंक्शनल ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कार्बोक्सिलिक की तो नहीं होती बेटा, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ऑरेंज टू ग्रीन। रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी? अल्कोहल है, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आए, कह रहे 2 रिएक्शन सीक्वेंसेस टू मेक द ग्लाइकोलिक एसिड। सीक्वेंस ए, अच्छा मैं सीक्वेंस ए में ये जरा देखता हूँ क्या है। HC डबल बॉन्ड O और H है, दैट इज मेथानल, और HCN के साथ रिएक्शन हो रहा है भाई। मैकेनिज्म नहीं पूछना, मैकेनिज्म कल कराया था क्लास में, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट बनाकर दिखा रहा हूँ। चार्जेस डालेंगे ना, प्रोडक्ट को समझ आ जाएगा। H को इधर जोड़ना है, CN को इधर जोड़ना है, तो ये बनेगा H OH H और CN। ये बेटा आपने बनाना, ये बनाना है ना, तो यही बनेगा ना, CN इस कार्बन के साथ आएगा और H ऑक्सीजन के साथ आएगा, तो ये X है, दिस इज योर X। अगर वो कहते हैं ना बेटा डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है, देन आपको तमाम बॉन्ड शो करने थे ऐसे करके, अगर वो कहते हैं कि डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाए। अच्छा, आपको मैंने कल भी बताया कि जब भी वो आपसे CN बनवाएगा तो अगले स्टेप में इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में लेकर जाएगा। बेटा कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो रहा है? X तो आपने बता दिया, लेकिन ये CN जो है, ये CN देखिए किस में जा रहा है? कार्बोक्सिलिक में जा रहा है, इट मींस एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कौन सा एसिड यूज होगा, एसिड कौन सा यूज होगा? तो यू कैन राइट HCl, यू कैन राइट H2SO4। उसने बेटा H3PO4 भी अलाउ किया हुआ, बस आप ये दो ही याद रखिए, ठीक है। अच्छा, नेम द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा बेटा सेकंड उस पर आ जाए, ये मैंने आपको नीचे वाला क्वेश्चन करा दिया बेटा खुद ही। अब जरा आगे आए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन पर। बेटा ये जरा इक्वेशन देखें कि इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O OH है, और बेटा इसका Br2 से रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है Br। देखें कहाँ रिएक्शन कर रहा है भाई, ये इस, याद रखें जब भी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ना उसको हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? पहला रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अगर उसको हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? उसके लिए आपको यूवी लाइट देनी पड़ती है। तो इस रिएक्शन 3 का नाम क्या होगा बेटा? रिएक्शन 3 जो है, रिएक्शन 3 दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है बेटा। और इसके लिए कंडीशन क्या है? यूवी लाइट। रिएक्शन 4 पर आ जाए बेटा, इसमें रब कर रहा हूं क्योंकि बेटा रिएक्शन ऊपर है, वो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है इसलिए मैं यही करवा रहा हूं। बेटा देखा करें फंक्शनल ग्रुप क्या चेंज हो रहा है, देखें आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, Br की जगह OH आ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी भाई, Br की जगह OH आ रहा है, तो ये क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम है। और क्या डाला होगा आपने? एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। ये सारा मैंने आपको करवा दिया। अब आगे आ जाए, यहाँ इस मैकेनिज्म पर आ जाए। अब देखिए आपको यहाँ इस क्वेश्चन में एक SN2 मैकेनिज्म पूछ रहा है। आप कहेंगे सर हमने तो SN2 मैकेनिज्म जो है उसमें इस तरह का एक इंटरमीडिएट पढ़ा था जिसमें बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, बेटा वो बिल्कुल पढ़ा था और आप हमेशा वैसे ही करेंगे। अगर वो आपसे आगे खाली जगह छोड़ देता, ये ना ड्रॉ करता, तो आपने वो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन शो करना था, लेकिन यहाँ पर उसने खुद ही वो स्टेप शो नहीं करवाना चाह रहा आपसे, कह रहा है बस यहाँ एरोस दिखाएं। तो कैसे होगा भाई रिएक्शन? देखिए ये अनचेंज है, यहाँ कुछ रिएक्शन नहीं होने जा रहा, रिएक्शन होने जा रहा है इधर, ये Br की जगह यहाँ रिएक्शन होने जा रहा है। अब बेटा यहाँ पर डायपोल बनाए, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर डालना नहीं भूलना। ये
एक मार्क, दूसरा मार्क इस बॉन्ड ब्रेकिंग का, जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूट रहा है। अब आपको यहाँ इंटरमीडिएट बेटा नहीं दिखाना जो हमने सीखा था, क्योंकि यहाँ वो शो ही नहीं कर रहा, आप सिर्फ आखिर में बी आर निकलता हुआ दिखा। 2 मार्क्स हैं, इसमें डायपोल का मार्क है और कर लिया है उसके मार्क बेटा। अगले स्टेप में देखें, स्टेट द रोल ऑफ NaBH4। आपको बेटा याद रखना है, ओनली LiAlH4, ये लिख लेनो, ओनली LiAlH4 कैन रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड। एक नोट तो मैंने ये लिखवाया हुआ आपको कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को जो रिड्यूस कर सकता है वो कौन है? LiAlH4 है। लेकिन कार्बोनाइल जो है, एल्डिहाइड और कीटोन, उनको कौन कौन रिड्यूस कर सकता है? बोथ LiAlH4 एंड NaBH4 बोथ कैन रिड्यूस द एल्डिहाइड एंड कीटोन। NaBH4 जो है ये बेटा इस जगह को रिड्यूस करेगा, इस जगह को नहीं छेड़ सकता। ये देखें बेटा, ये रिडक्शन हो रही है। तो स्टेट द रोल ऑफ दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। यूज द इक्वेशन। आपने बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। तो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, C2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 O3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो आपको नंबर ऑफ एटम्स इकट्ठे करते हैं। कितने H आएंगे बेटा? 2 H आते हैं। क्यों 2 H आती है? देखें 2 H इसलिए आती हैं कि एक H इस कार्बन पर आएगा और एक H इस ऑक्सीजन पर आएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और अब आपने क्या करना है? C2O3H5, ये बेटा आपने सिर्फ लिखना है। सॉरी, O4 नॉट 5, O4 हो जाएगा। आपको याद होगा ये इंफ्रारेड वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। सिर्फ मैं आपको ये रिएक्शन जो है ना, ये स्ट्रक्चर वाई करवा देता हूँ कि ये क्या है। ये भी करवा चुका हूँ पहले इंफ्रारेड के अंदर, कि 2 मॉलिक्यूल्स बेटा ग्लाइकोलिक एसिड पे रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए आप जरा खुद सोचें कि ग्लाइकोलिक एसिड जो है ना, उसका स्ट्रक्चर देखें कि उसके स्ट्रक्चर में एक अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब भी किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, जब भी किसी मॉलिक्यूल के पास 2 फंक्शनल ग्रुप होना, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो याद रखें वो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एस्टर बनाता है। तो ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल था, उसने 2 लिए हुए ना रिएक्शन, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी बेटा आप लें जरा, ग्लाइकोलिक एसिड का। लेकिन ले इस तरीके से ड्रॉ करें कि जो दूसरा मॉलिक्यूल आप ड्रॉ करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल का जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक के सामने आना चाहिए, ताकि एस्टर तभी बनेगा ना। ये देखिएगा, मैं रेड कलर से दूसरा बना रहा हूँ, CH2OH और C डबल बॉन्ड OH। देखिए मैंने इस कार्बोक्सिलिक के सामने ना अल्कोहल लेकर आया और इस अल्कोहल के सामने कार्बोक्सिलिक लाया, है ना। अब बेटा आपने रिएक्शन करना है। ये देखें होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक से OH, अल्कोहल से H, कार्बोक्सिलिक से OH, अल्कोहल से H, और बेटा इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने भी बन जाएगा, CH2O, C डबल बॉन्ड O। सॉरी, मुझे ये कलर वही रखने थे बेटा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ दोबारा ताकि आपको पता चले कौन सा ग्रुप कहाँ से आ रहा है। CH2O, C डबल बॉन्ड O, और आगे रेड कलर से बेटा C डबल बॉन्ड O, CH2O एंड दिस, और साथ में 2 वाटर। तो दिस इज एस्टर। ये क्या है? एस्टर। अब बेटा वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वाई का है, तो कह रहा है ग्लाइकोलिक एसिड का क्यों नहीं है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ग्लाइकोलिक का क्यों नहीं। अगर ग्लाइकोलिक का ये होता तो ग्लाइकोलिक में बेटा OH है कार्बोक्सिलिक के साथ। आपको पता है कि OH अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH हो तो पीक कहां पर आती है? 2500 से लेकर 3000 के दरमियान, वेरी ब्रॉड पीक। किस वजह से आती है? इस OH की वजह से आती है। तो वो पीक यहाँ नहीं आपको नजर आ रही, क्यों? क्योंकि ये एस्टर है, इसमें OH इज एब्सेंट। मुझे ये बताएं, क्या आपके ग्लाइकोलिक में अल्कोहल की पीक आ रही है आपको नजर या नहीं आ रही? अल्कोहल की पीक किधर आती है बेटा? 32 से 36 के दरमियान। तो अगर ये वाई स्पेक्ट्रम ग्लाइकोलिक एसिड का होता तो इसमें दो पीक्स इसमें होनी चाहिए थी, जो कि इससे डिफरेंट, एस्टर वाले से। कौन कौन सी वो 2 पीक है? पहली पीक कि आपको बेटा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी पीक दिखनी चाहिए थी, और दूसरी अल्कोहल की पीक दिखनी चाहिए थी।
और ये दोनों पीक्स आप देख सकते हैं इस एस्टर में एब्सेंट है। ठीक है, इस एस्टर में एक पीक आपको कौन सी नजर आ रही है बेटा? वो पीक कॉमन है वो दोनों में, सी डबल बॉन्ड ओ वाली, वो दोनों में है बेटा। लेकिन आपने वो पीक्स बतानी है जो इनको डिफरेंशिएट कर रही है, तो वो ओ एच वाली पीक्स है। ठीक है बेटा, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, चैप्टर पेपर खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है जी, अल्लाह हाफिज।